वेलकम टू लीगल वेराइटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से निकल रही है, या कोई चीज़ किन बुनियादों पे अपना वजूद रखती है। ये मतलब होता है सोर्स का। यानी कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ का मतलब हुआ ऐसे सोर्सेज या ऐसे ज़राए जहाँ से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, या ऐसी फाउंडेशंस, ऐसी बुनियादें जिन पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बेस करते हैं। अब जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स जो है वो किसी भी एक सोर्स पे रिलाई नहीं करते। वो हमारे पास आते हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से। उनका कोई एक सोर्स नहीं है, इसीलिए वो ना तो कोडिफाइड है और ना ही उनका कोई सिंगल स्टैचू मौजूद है। अब वो सोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि स्टेट्स करती हैं। अब ऐसे ट्रीटीज़ जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, जो ह्यूमन राइट्स से डील करेंगे, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का एक बड़ा ही अहम सोर्स कंसीडर होता है। इस वक्त दुनिया में बहुत से मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ वजूद रखते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और वो लीगली बाइंडिंग है उन स्टेट्स पे जिन्होंने उसको रेटिफाई किया हुआ है। जब भी कोई स्टेट किसी भी ट्रीटी को रेटिफाई करता है तो वो जो ट्रीटी है उस स्टेट पे बाइंडिंग हो जाता है। और अगर वो स्टेट उस ट्रीटी की कोई भी वॉयलेशन करेगा तो हो सकता है कोई दूसरा स्टेट जो कि ट्रीटी का हिस्सा है उसके खिलाफ एक्शन ले ले। अब ये जो ट्रेडिस हैं ये आपके 2 स्टेट्स के दरमियान भी हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान भी हो सकते हैं। अगर 2 स्टेट के दरमियान कोई ट्रीटी है उसको हम बोलेंगे बायलैटरल ट्रीटी। अगर कोई ट्रीटी 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रीटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा सोर्स है अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ट्रीटीज़ के अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से ह्यूमन राइट्स निकल के आते हैं। अब उनमें क्या क्या है? हमारे पास मुख्तलिफ चार्टर्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, कोवेनेंट्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से डील करते हैं। अब ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक अहम सोर्स कंसीडर होता है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आता है यूडीएचआर, वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है। आल्दो ये नॉन बाइंडिंग है लेकिन इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आईसीसीपीआर है जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, और इसके अलावा हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट होता है जो कि आईसीईएससीआर है जो कि हमारे पास बात करता है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की। सीआरसी है, सीआरसी जो है ये चाइल्ड राइट्स की बात करता है। ये तीनों नाम जो है ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये इफेक्टिव पार्टिसिपेशन का नतीजा होते हैं और कंसेंसुअल बेस्ड निगोशिएशन का नतीजा होते हैं। इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन का मतलब, जब भी कोई स्टेट जो है किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉर्मेशन के वक़्त अपना एक्टिव रोल प्ले करेगा, मतलब कि वो स्टेट उस ट्रीटी की फॉर्मेशन में अपना रोल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ प्ले कर रहा है। कंसेंसुअल बेस्ड नेगोशिएशन का मतलब, जब भी स्टेट्स जो हैं किसी टॉपिक पे मुसलसल बातचीत करें और उसकी बेस पे एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करें, और उस डॉक्यूमेंट पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रज़ामंद हो जाएँ, मतलब कि उन्होंने अपनी रज़ामंदी दे दी, यानी उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी। और वो कॉन्सेंट किसकी बेस पे दी? अपनी नेगोशिएशन की बेस पे दी। यानी कि जो उन्होंने बातचीत की थी उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और फिर दोनों ने अपनी रज़ामंदी दी। इसको हम बोलेंगे कंसेंसुअल बेस नेगोशिएशन। उसके बाद हमारे पास तीसरा सोर्स है जो कि है इंटरनेशनल कस्टम्स। इंटरनेशनल कस्टम हमारे पास ओल्डेस्ट सोर्स है ह्यूमन राइट्स लॉ का। अब ये जो कस्टम्स है या कस्टमरी लॉ जो है इसका कोई रिटन सोर्स तो नहीं है, मगर फिर भी ये आज के दौर में लॉ का स्टेटस ले चुका है, लॉ की जगह ले चुका है, इसको लॉ ही माना जाता है।
अगर हम आर्टिकल 38(1)(b) आईसीजे के स्टैचू का देखें, उसमें लिखा है कि इंटरनेशनल कस्टम को आपने एक एविडेंस के तौर पे लेना है, और एविडेंस किस चीज़ का? एक जनरल प्रैक्टिस का, कि जो प्रैक्टिस स्टेट करती आ रही हैं, और इसको लॉ के तौर पे आपने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। अब ये जो कस्टमरी लॉ है, ये तमाम स्टेट्स पे बाइंडिंग होता है, सिवाय उन स्टेट्स के जो कि ऑब्जेक्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्टर्स ऐसे स्टेट्स होते हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लॉ या कोई भी रूल फॉर्म हो रहा था, तो उस वक़्त कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो उस रूल को अपोज़ कर देते हैं, उस रूल की मुखालफत कर देते हैं। तो जो स्टेट किसी रूल की फ़ॉर्मेशन के वक़्त उसकी मुखालफत कर दे, तो वो जो रूल है, वो जो डॉक्ट्राइन है, वो जो लॉ है, उस स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा। याद रहे कि ये जो ऑपोज़िशन होगी, ये जो मुखालफत होगी, ये क्लियर वर्ड्स में होगी और कंटिन्यूअस होगी। तभी वो स्टेट जो है अपने आप को उस रूल से, उस लॉ से, उस डॉक्ट्राइन से पीछे रख सकता है। अब उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस। थ्योरेटिकली अगर हम देखें, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, ये लॉ तो नहीं बनाते, मगर लॉ में अगर कोई भी कमी होती है, तो ये उस कमी को पूरा करते हैं। जुडिशियल डिसीजन यानी कि 2 काम कर रहे हैं हमारे पास। एक, आइडेंटिफाई लकूनास कर रहे हैं, यानी कि लॉ में खामियां देख रहे हैं, और लॉ को इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। अगर लॉ में कोई भी खामी आती है, तो ये जुडिशियल डिसीजंस ही हमारे पास होते हैं जो कि उस खामी को कवर करते हैं, और ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि लॉ की तशरीह करते हैं, जिससे क्या होता है? कानून वाज़ेह होता है। अब इन डिसीजंस में किस-किस के डिसीजंस आ जाते हैं? इसमें हमारे पास डिसीजंस आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और हाईएस्ट नेशनल कोर्ट्स के डिसीजंस भी इसमें आ जाते हैं। अब हाईएस्ट नेशनल कोर्ट डिसीजंस से क्या मुराद है? इससे मुराद के तमाम स्टेट्स के जो हायर कोर्ट्स हैं, यानी जो सबसे सुप्रीम कोर्ट्स हैं या सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजंस भी जुडिशियल डिसीजंस का हिस्सा हैं। जैसे कि पाकिस्तान एक स्टेट है, उसमें जो सुपीरियर कोर्ट का नाम है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके डिसीजन भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन है, ये एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की डेवलपमेंट में। अब प्रोग्रेसिव रोल का मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन की वजह से ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में प्रोग्रेस होती है, वो फर्दर इन्वॉल्व होते हैं, वो फर्दर डेवलप होते हैं। अब ये जो जुडिशियल डिसीजंस हमारे पास मौजूद हैं, ये मदद देते हैं रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को जानने में, उनको समझने में, कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है क्या, उनको एक्सप्लेन करते हैं ये जुडिशियल डिसीजंस, और मज़ीद एलेबोरेट भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल डिसीजंस है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में, और मज़ीद ये कि ये डेवलप भी करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को। जी, हमारे पास अगला सोर्स है, वो है ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस जो हैं, उसके मतहत बहुत सी बॉडीज़ काम करती हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में ह्यूमन राइट्स मैटर पे बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स मैटर पे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करती हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और ऐसी बॉडीज़ पब्लिश करती हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मतहत हैं, तो वो भी ह्यूमन राइट्स लॉ का सोर्स कंसीडर होता है। अब इनमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स लॉ जर्नल है, ह्यूमन राइट्स रिव्यू है, या यूरोपियन लॉ रिव्यूज़ है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ह्यूमन राइट्स लॉ का सोर्स कंसीडर होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आईएनएन का मतलब यानी कि इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में वो तमाम प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि तमाम डेवलप्ड स्टेट में कॉमन हैं। यानी कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो प्रिंसिपल्स कॉमन हैं, जो यकसा हैं, वो होते हैं हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब ये प्रिंसिपल्स भी हमारे पास ह्यूमन राइट्स लॉ का सोर्स कंसिडर होते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि रिपीट होते हैं बिल्कुल एज इट इज़ दुनिया के डेवलप्ड लीगल सिस्टम में, तो उनको हम बोलेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होते हैं, ये सेम होते हैं तकरीबन तमाम
जो मुख्तलिफ़ जुरिस्डिक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क होते हैं, मुख्तलिफ़ लीगल सिस्टम्स होते हैं उनमें। केसला है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें क्या हुआ था, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था, स्लेवरी को बैन कर दिया गया था। इस बुनियाद पे कि जो स्लेवरी जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तमाम सिविलाइज्ड जो स्टेट्स हैं वो स्लेवरी को प्रोहिबिट करती हैं, स्लेवरी को अबॉलिश करती हैं। इसीलिए ये एक जनरल प्रिंसिपल बन चुका है कि स्लेवरी को किसी भी सूरत अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसी की बुनियाद पे यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट ने स्लेवरी को ख़त्म किया था। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है टीचिंग ऑफ स्कॉलर्स। टीचिंग ऑफ स्कॉलर्स से मुराद यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी जो भी टीचिंग्स है, उनकी जो भी राइटिंग्स है, उसको भी अंडर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैचू के एक सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ कंसीडर किया जाता है। अब टीचिंग किनकी होती है या राइटिंग्स किनकी होती है, वो होती है हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स, यानी कि वो स्कॉलर्स जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, समझ बूझ रखते हों, उनकी टीचिंग्स जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का सोर्स कंसीडर होती हैं। ये जो ओपिनियंस है, ये जो टीचिंग्स हैं, इनको सेकेंडरी सोर्स कंसीडर किया गया है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जुडिशियल डिसीजंस को एक सेकेंडरी सोर्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। याद रहे कि ये जो आपके जुडिशियल डिसीजंस है, ये भी एक सेकेंडरी सोर्स है, यानी सब्सिडरी मीन है। और ये जो आपकी टीचिंग ऑफ स्कॉलर्स है, ये भी एक हमारे पास सब्सिडरी मीन है, यानी कि एक सेकेंडरी सोर्स है। अच्छा, अब ये जो स्कॉलर्स की ओपिनियंस होती है, स्कॉलर की टीचिंग्स होती है, स्कॉलर्स की राइटिंग्स होती है, ये डिस्क्राइब करती है लॉ को, और इवन के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को किसी हद तक शेप करने में भी मदद देती है। वो टीचिंग जो है वो लाजमन रेलेवेंट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के, तभी वो ह्यूमन राइट्स लॉ का सोर्स कंसीडर होंगी। अब इसमें कुछ मिसालें हैं हमारे पास। जेरेमी बेंथम हैं, जिन्होंने यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स को डेवलप किया था। ये इनकी थ्योरी है जो कि ह्यूमन राइट्स लॉ में अपना रोल प्ले कर रही है। उसके बाद हमारे पास थॉमस होब हैं, जॉन ऑस्टन हैं और जेरेमी बेंथम हैं, जिन्होंने लीगल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स को पेश किया था। उसके बाद हमारे पास आए कार्ल मार्क्स, जो कि फाउंडर हैं मैक्सिस थ्योरी ऑफ राइट्स के। जेरेमी बेंथम और जेएस मिल्स जो हैं वो सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करते हैं। ये वो तमाम थीरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की तरफ से हैं, और ये थीरीज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में अपना रोल प्ले करती हैं। तो आगे यहाँ पे हमारे पास एक बात लिखी हुई है, एक रेफरेंस लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैचू का, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैचू है उसका आर्टिकल 38 जो है वो 5 सोर्सेज़ की बात करता है। उसमें हमारे पास कस्टम्स आ जाते हैं, ट्रीटीज़ आ जाते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आ जाते हैं, जुडिशियल डिसीजंस आ जाते हैं, और टीचिंग्स ऑफ स्कॉलर्स आ जाती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैचू के मुताबिक ये 5 सोर्सेज़ हैं हमारे पास ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल लॉ के। अगर ये सोर्सेज़ ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तब ये ह्यूमन राइट्स का सोर्स बन जाएंगे और इंटरनेशनल लॉ का भी सोर्स रहेंगे। और अगर ये सोर्सेज़ सिर्फ लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की, तो तब ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेंगे, ह्यूमन राइट्स लॉ का पार्ट नहीं बनेंगे। ये जो सोर्सेज़ दिए हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैचू के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के कौन से सोर्सेज़ हैं, तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी इशू आता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।